दीवानापन एपिसोड 64। अब आगे। तभी रमन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ कुछ आदमी चारों तरफ भेज देने चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। वो कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। ये सुनकर तन्मय ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम उनसे बात करो और तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। मैं अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भावना को दवा भी देनी है। जब तक मैं उसे दवा नहीं देता, वो खुद से दवा नहीं लेती। जन्नत की याद में ही रोती रहती है। ये कहकर वो वहां से चले गए और इधर रमन उन्हें जाते हुए बस देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था और प्राइवेट विला के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से रिधान बाहर निकला और उसकी गोद में सोई हुई जन्नत थी, जिसे लेकर वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में मास्टर रूम का दरवाजा खुला। रिधान जन्नत को अपनी गोद में लेकर अंदर की तरफ आया। उसने जन्नत को बेड पर सुलाया और अब वो उसे घूर कर देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांति थे। वो उसे कुछ पल तक घूरता रहा और आखिर में बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मासूम बनकर बहुत सारी साजिशें करती हो। ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम में चला गया और इधर जन्नत गहरी नींद में थी। लगभग रात के 1:30 बजे बज रहे थे जब जन्नत ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी जब आंखें खुली तो उसने धीरे से अपने आसपास देखा। चारों तरफ अंधेरा था। इतना अंधेरा देख जन्नत एक पल के लिए घबरा गई। उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ अपना हाथ नाइट लैम्प की तरफ बढ़ाया और दूसरे ही पल उसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही वो थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन रूम देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अब तभी दरवाजा खुला। रिधान गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? रिधान को देखते ही जन्नत ने घबरा कर कहा, इतना डरावना रूम किसका है और मैं कहाँ हूँ? ये कहते हुए उसे कुछ देर पहले याद आने लगा, जब रिधान उसे जबरदस्ती अपनी कार में लेकर आया था और शायद वही उसे यहाँ लेकर आया था। जिसे सोचते ही उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, रिधान, आप मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? पर आप मुझे आखिर ले कहाँ आए हैं? देखिए, साफ साफ बताए, अगर आप यहाँ आकर मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब रिधान ने गुस्से के साथ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके गर्दन को कसकर पकड़कर बोला, तुम हर वक्त यही क्यों कहती रहती हो कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? क्या मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है, या फिर तुम खुद को कुछ ज्यादा ही मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा समझती हो? ये सुनकर जन्नत खांसने लगी और अपना गर्दन छुड़ाने लगी, लेकिन रिधान अपनी पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ, वरना मैं वाकई तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया तो जन्नत सीधे बेड पर मुंह के बल गिरी और रिधान वापस जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख जन्नत ने खुद को संभालते हुए गुस्से के साथ कहा, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर वापस जाना है। एक बार फिर से उसकी बात सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए। वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, ये कौन सी जबरदस्ती है? आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती अपने घर? मुझे यहाँ नहीं रहना। वैसे भी ये रूम बहुत डरावना है, चारों तरफ यहाँ ब्लैक ही ब्लैक है, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। ये कहते हुए उसने अपने पेट को पकड़ लिया और मुंह बनाकर धीरे से बोली, ओह, मुझे कितनी ज्यादा भूख भी लगी है। रिधान उसे अभी भी घूर रहा था और तभी वो बिना किसी भाव के साथ बोला, तुम्हें कुकिंग आती है? ये सुनते ही जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, आती है, पर मैं आपको कुछ बनाकर नहीं खिलाऊंगी। अगर मुझे खाना होगा तो मैं खुद के लिए बनाऊंगी। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने लिए भी नहीं बना सकती। ये सुनते ही जन्नत चिढ़ गई और चिढ़कर बोली, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने शाम से कुछ नहीं खाया और जब तक मैं खाऊंगी नहीं तब तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें खाना है तो मेरे लिए बनाना भी पड़ेगा। जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने खड़े सनकी इंसान का क्या करे, जो उसके साथ जब देखो तब जबरदस्ती करता रहता था। जन्नत आखिर में गुस्से से बेड से उठी और पैर पटकते हुए बोली, ओके फाइन, मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए आपकी बात मान रही हूँ। बताए मुझे किचन कहाँ है? रिधान बाहर निकल गया। जन्नत भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। हॉल में रिधान आया और सोफे पर लीन होकर बैठते हुए बोला, स्ट्रेट जाकर लेफ्ट में किचन है। ये सुनकर जन्नत ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। पर तभी रिधान ने उसे टोकते हुए कहा, ध्यान रखना, मेरे खाने में जहर मत मिलाना।
वरना पहले उसे तुम्हें खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। ये सुनते ही जन्नत के चलते कदम रुक गए और वो अपने पैर पटकते हुए बोली, थैंक गॉड आपने मुझे याद दिला दिया। अब मैं जरूर आपके खाने में जहर डालूंगी। रिधान हल्का सा मुस्कुरा दिया और जन्नत वहां से चली गई। फिर दूसरे ही पर उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, इस स्टूपिड लड़की की बात पर मैं ऐसे मुस्कुरा नहीं सकता। इसके बाद उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। इधर जन्नत खुद में ही बड़बड़ाते हुए और रिधान को कोसते हुए डिनर बना रही थी। लगभग 25 मिनट बाद उसने गहरी सांस ली और प्लेट में डिनर को सर्व करते हुए डाइनिंग टेबल पर रखकर बोली, फाइनली मैंने फ्राइड राइस और करी बना ली। ये कहते हुए उसने एक नज़र सोफे की तरफ देखा। रिधान का सर सोफे से टिका हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। रिधान को देखकर जन्नत मुंह बनाते हुए उसके पास आई, पर रिधान को देखकर वो एक सेकंड के लिए रुक गई, तो कुछ पल तक रिधान को ध्यान से देखते रही। सोते वक्त रिधान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। कुछ सेकंड तक जन्नत रिधान को देखते रही और उसने खुद से कहा, नो डाउट लड़कियां क्यों इस इंसान के लिए पागल है, क्योंकि रिधान वाकई बहुत ज्यादा हैंडसम है और सोते वक्त तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। पर अब मैं इनकी तारीफ क्यों कर रही हूँ? ये तो मेरे भाई भी नहीं है। भाई क्या, ये तो मेरे दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी मेरे साथ वो नहीं करते जो इन्होंने किया है। पर पता नहीं क्यों मैं जब भी रिधान को देखती हूँ मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों होने लगती है। ये कहते हुए वो अपना छोटा सा सिर रिधान के चेहरे की तरफ झुकाने लगी। वो रिधान को काफी नजदीक से और गौर से देखने लगी। इस वक्त उन दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ 2 इंच का फैसला था। रिधान की आंखें अभी भी बंद थी और जन्नत उसे बस एक टक गौर से ही देखे जा रही थी। तभी लगभग 5 सेकंड बाद अचानक से रिधान ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलती ही जन्नत की नजरें उसकी नजरों से मिली। जन्नत एक पल में तुरंत हड़बड़ा गई और वो जैसे ही पीछे हटने को हुई, उसी वक्त उसका पैर फिसला और वो सीधे रिधान के होठों के ऊपर गिर पड़ी और उसके होंठ रिधान के होठों से टकरा गए। ये महसूस करते ही जन्नत की आंखें बिल्कुल शौक से बड़ी हो गई। रिधान बिल्कुल खामोश उसी तरह बैठा रहा। जन्नत भी अभी भी चुपचाप इस तरह उसके ऊपर झुकी रही, लेकिन कुछ ही पलों में रिधान ने उसे तुरंत खुद से दूर धक्का दिया और जन्नत का चेहरा बिल्कुल किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क उठा जैसे मानो मुंह से बाहर आ जाएगा। वो कुछ समझ नहीं पाई कि अभी कुछ देर पहले क्या हो गया था। उसने तुरंत अपना सर नीचे झुकाया। फिर वो हड़बड़ी के साथ किचन की तरफ जाते हुए बोली, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। सिर्फ इतना ही कहते हुए वो सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ भाग गई और वही रिधान अभी भी चुपचाप उसी तरह बैठा था। उसके जाने के कुछ देर बाद रिधान ने धीरे से अपने होठों को छुआ। कुछ देर पहले जन्नत के नर्म होंठ उसके होठों पर थे, जिसे महसूस कर रिधान ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाई और अपनी आंखें बंद कर लिया। इस वक्त उसकी नसें उभर कर दिख रही थी। दूसरे पर उसने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर जन्नत को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं जाकर डूब मर जाए। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट आज तक उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। उसने हकलाते हुए कहा, कुछ देर पहले ये क्या कर दिया था मैंने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलती से हुआ था। अचानक से रिधान ने अपनी आंखें खोली। मैं संभाल नहीं पाई, इसलिए मैंने उन्हें एक्सीडेंटली किस कर दिया था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को जल्दी से रब किया। उसका चेहरा अभी भी बहुत ज्यादा लाल था और गर्म था। जन्नत ने चिढ़कर कहा, मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों है? जब ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ तो मुझे इतना फील क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए उसने अपना सर वही टेबल पर रख दिया। लगभग 5 मिनट बाद उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। उसने एक नज़र धीरे से हॉल की तरफ देखा जहाँ रिधान नहीं था। ये देखकर जन्नत ने नासमझी में कहा, मैंने तो रिधान के लिए डिनर बनाया था, तो फिर वो कहाँ चले गए? ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठी और आसपास देखने लगी, लेकिन रिधान वहाँ कहीं नहीं था। जिसे देखकर जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, शायद रिधान यहाँ से चले गए, पर वो मुझसे एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। शायद मुझे एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले डिनर करूंगी खुद से। ये कहते हुए वो तुरंत डाइनिंग एरिया में आई। उसने डिनर किया और डिनर करने के बाद ही उसे नींद आने लगी, जिस वजह से वो सोफे पर आए और वहीं पर चुपचाप लेट गई। लेकिन लेटते ही उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह जन्नत ने करवट बदली।
पर अचानक से वो धम्म से सोफे से नीचे जा गिरी। उसके मुंह से दर्द भरी जोरदार चीख निकल गई। आह, मेरी कमर! ये कहते हुए उसकी आंख पूरी तरह खुल गई। उसने अपने कमर को पकड़ लिया। वो नींद भरी आवाज में खुद से बोली, सुबह सुबह मुझे इस तरह दर्द का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन मेरा दर्द नहीं जाने वाला है। ये कहते हुए उसने एक नज़र चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि वो इस वक्त कहाँ पर थी, जिसे महसूस करके उसका मुंह बन गया। वो जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई, इस वक्त सामने सोफे पर उसकी नज़र गई। रिधान को वहां पर लीन होकर बैठा देख जन्नत चौंक गई। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और डरकर बोली, ओ गॉड, सुबह सुबह तो आपने मुझे डरा ही दिया। ऐसे कौन बैठता है और मैं सोफे से गिर रही थी, आपने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। रिधान जो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, उसने कहा, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट ड्रॉप करने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और सीधे बाहर जाने लगा। रिधान को इस तरह से इतना भावहीन देखकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। वो अपना सर खुजलाते हुए बोली, इस इंसान को क्या हुआ? कल तक तो ये कह रहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अब ये मुझे अपार्टमेंट ड्रॉप करेंगे। तभी अचानक से उसे कल रात की वो एक्सीडेंटल किस याद आई, जिसे याद करते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। वो हैरानी के साथ बोली, ओ, अब मुझे याद आया, कहीं रिधान उस किस की वजह से तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। ओ नो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो तुरंत रिधान की तरफ दौड़ते हुए आए और किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी स्लीव्स को पकड़कर मुंह फुलाकर बोली, रिधान। उसकी आवाज़ सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए। सुबह उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। रिधान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, व्हाट हैपन? जन्नत में पाउट बनाकर कहा, आई एम सॉरी। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, लेकिन सॉरी किस लिए? ये सुनकर जन्नत अब तुरंत रिधान के सामने आए और जबरदस्ती रिधान की नज़रों में देखने की कोशिश करते हुए बोली, वो कल जो हमारे बीच हुआ था, उसके लिए। एक्चुअली वो एक्सीडेंटली हो गया था, मैं आपको सिर्फ देख रही थी। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं आपकी उस वक्त तारीफ कर रही थी, क्योंकि आप सोते वक्त सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे। पर आपने अचानक से आंखें खोली और मैं हड़बड़ा गई और फिर ऐसा हो गया। उसकी बात सुनकर अब रिधान ने उसकी आंखों में घूरा और बिना किसी भाव के साथ बोला, क्या मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी? ये सुनकर जल्दबाजी के साथ जन्नत ने कहा, नहीं, पर मुझे लग रहा है आप इसलिए साथ नाराज हो गए होंगे। ये सुनते ही रिधान आगे बढ़ा और उसके बाजुओं को कसकर पकड़कर बोला, मुझे पता है तुम क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, पर मैं रिधान सूर्यवंशी हूँ। मेरे आगे किसी का खेल ज्यादा समय तक नहीं चलता, इसलिए अभी भी वक्त है, खुद से हार मान लो, वरना मैं हराऊंगा तो कहीं की नहीं रह जाओगी। रिधान की बातें जन्नत के सिर के ऊपर से जा रही थी। उसने मुंह फुलाकर कहा, पर मैं कौन सा गेम खेल रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? रिधान ने गुस्से के साथ उसे छोड़ दिया और दांत पीसते हुए बोला, मुझे सब पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ अभी क्या क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकल गया और वही जन्नत ये सब कुछ बस हैरानी के साथ सुनती रह गई। क्या होगा अब आगे, क्या होगा इस किस का अंजाम? वेल, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करना।